अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खावर। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करने जा रहे हैं चीन के शहर होलनब्यूर में 8 सितंबर तक 17 सितंबर तक खेले जाने वाली एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जहां पाकिस्तान ने चीन के खिलाफ 2 गोल की बढ़तरी हासिल कर ली थी, जो कि ज़्यादा देर फिर नहीं चल सकी। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल 24वें मिनट पर सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया है। और सबसे पहले हम इस मैच की तफसीलात पर ही नज़र डाल रहे हैं, जहाँ पाकिस्तान मलेशिया के दरमियान ये सनसनीखेज मुकाबला गुज़श्ता रोज़ खेला गया और दोनों टीमों ने ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने इब्तदाई बढ़तरी हासिल की, लेकिन मलेशिया ने ज़बरदस्त कमबैक करते हुए इस मैच को बराबर कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से पहला गोल 24वें मिनट पर सुफियान खान ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया और उसके बाद 32वें मिनट में ज़िक्रिया हयात ने एक शानदार फील्ड गोल करके पाकिस्तान की बढ़तरी को 2 गोल तक पहुंचा दिया। और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, लेकिन मलेशिया ने इसके बाद खेल में वापसी करते हुए 38वें मिनट में हमने देखा फैजल सारी के गोल के जरिए अपनी पहली पोजीशन हासिल की। 56वें मिनट में ईमान ने दूसरा गोल करके मैच को 2-2 गोल से बराबर कर दिया। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि दोनों गोल मलेशिया ने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए हैं। पाकिस्तान की टीम ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन मलेशिया के मजबूत खेल ने मैच को दिलचस्प बना दिया। दोनों टीमों की तरफ से अच्छी कारकर्दगी देखने को मिली और मैच के अख्ताम पर दोनों ही टीमें 2-2 गोल के साथ बराबर रही हैं। और अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की आइंदा आने वाले मैचेस के हवाले से। तो पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज कोरिया के खिलाफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे खेलेगा और उसके बाद तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे होगा। फिर 12 सितंबर को चीन के खिलाफ दोपहर 3 बजे चौथा मैच खेला जाएगा और पाकिस्तान अपना पूल का आखिरी मैच 14 सितंबर को रवायती हिरीफ भारत के खिलाफ दोपहर 12:45 पर खेलेगा। तो इन मैचेस के हवाले से हम आने वाले दिनों में आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। वो 8 आदात जिनको नजरअंदाज करना गुर्दों के अमराज का शिकार बना देता है। अपनी जिंदगी पाकिस्तानी मरीजों के लिए वक्फ करने वाली जर्मन डॉक्टर रुतफाव का घर म्यूजियम में तब्दील। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान और मलेशिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। और आपकी मुलाकात कराएंगे मुल्क की समुद्री सरहदों की हिफाजत और दिफा पर मामूर पाक बहरिया के जवानों से। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से और एक बहुत ही और अहम संजीदा मसला है गुर्दों के दायमी अमराज। गुर्दे हमारे जिस्म के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं जो कि खून को फिल्टर करते हैं और जिस्म से जहरीले मवाद और इजाफी सयाल को भी निकालते हैं। लेकिन जो हालिया रिसर्चेस हैं उनसे हम ये भी देख रहे हैं कि गुर्दों के अमराज की शरह तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब हर 10 में से 1 फर्द इसका शिकार है। ये अमराज न सिर्फ जिस्मानी सेहत पर गहरा असर डाल रहे हैं बल्कि ज़िंदगी के मयार को भी मुतासिर करते हैं। एक हालिया तिब्बी तहकीक जो कि स्वीडन की गॉथनबर्ग यूनिवर्सिटी में की गई है, इंकशाफ ये किया गया है कि गर्दो गुबार और दीगर ज़रात से आलूदा माहौल गुर्दों के दायमी अमराज के फैलाव में एक अहम किरदार अदा करता है। तहकीक में 2,80,000 तामीराती वर्कर्स के डेटा का तज्जिया किया गया और ये बात सामने आई है कि इन अफराद में गुर्दों के अमराज का खतरा 15% तक बढ़ जाता है, जो कि आलूदा माहौल में काम करते हैं। गुर्दे न सिर्फ खून को फिल्टर करते हैं बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने, खून के सुर्ख खलियात बनाने और हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मदद फराहम करते हैं। गुर्दों के अफ़ाल में नुकसानी की सूरत में उनकी सेहत को बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाता है और ये जो बीमारी है फिर हम देखते हैं कि वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। आज हमारे साथ हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं गुर्दों के माहिर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर, जो कि हमें गुर्दों की सेहत के बारे में तफसील से आगाह करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले जो रिसर्च सामने आई है ये मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि वाकई में ऐसा है कि जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, अगर हम गर्दो गुबार में जो लेबर तबका है वो काम कर रहा है तो उससे मज़ीद इफेक्ट होंगे हमारी किडनीज़? जी थैंक यू। सबसे पहले तो बड़ा अच्छा टॉपिक आपने चुना है और ये पाकिस्तान के लिए ही नहीं, आपने खुद जिक्र कर दिया कि पूरी दुनिया के लिए भी ये एक इस वक्त थ्रेट है। अब हम थोड़ा सा मैं डाटा पेश करके तो फिर इस सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त लगभग 3 करोड़ के करीब जो अफराद हैं वो इस बीमारी का, गुर्दों की किसी न किसी बीमारी का शिकार है। यानी कि हर 7वां या 8वां शख्स पाकिस्तानी इस गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में, 25 करोड़ से भी आप देखें कंपैरिजन करें, हर साल 30,000 से ज़्यादा मवात गुर्दे की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं कि जो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिसमें एक फैक्टर की निशानदेही आपने कर दी कि जो हमारी माहौलियाती और ये जो ख़ास तौर पर जो वर्किंग क्लास है, लेबरर्स हैं, ये वो। अब आप देखें कि चूँकि बहुत
पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा मसला बना हुआ है और ख़ास तौर पर लाहौर तो आपको पता है कि ये सरफरिस्त हम जो है ना वो इसमें हैं। इसमें क्या है कि जितनी भी ये जो पोल्यूटिव मटेरियल है ये सारा हम सारा दिन इनहेल करते हैं। ख़ास तौर पर जो हमारी ये जो वर्किंग लेबर क्लास है वो बेचारे, तो मेरा मतलब उनकी वो एक क्लोज एनवायरनमेंट में काम नहीं करते, उनके लिए ये मास्क और ये सारी चीज़ों की जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो उनके लिए तो हैं ही नहीं। अच्छा, अब उससे हो ये रहा है कि ऑल द टाइम आप इन चीज़ों को इनहेल किए जा रहे हैं जिससे मुख्तलिफ ऑर्गन आपके डैमेज हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जब लंग्स जो हैं वो नंबर 1 है। अब हो ये रहा है कि अगर कोई भी ऑर्गन आपका डैमेज हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे उन्होंने लंग्स की बीमारी ले ली, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ उनका हाइपरटेंशन डेवलप हो गई, कोई भी चीज़, तो अल्टीमेटली ये ऑर्गन डैमेज क्या करता है, क्योंकि गुर्दे एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जी। जिस्म में कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम है। ब्लड प्रेशर का, शुगर का, किसी भी चीज़ का उतार चढ़ाव जो है वो गुर्दों को मुतासर कर देता है। फिर बहुत सारे जो केमिकल्स हैं, ये टॉक्सिन्स हैं, ये डायरेक्टली गुर्दों की जो है वो इंजरी कर देते हैं, जिसकी वजह से वो इसका शिकार हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कि जो रिसेंट रिसर्च भी हमने देखा इस हवाले से सामने आई है। वैसे जो हमारी किडनीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, और उसकी क्या वजूहत? इसमें सबसे पहले जो हमें समझना चाहिए ना, आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छा बात किया, लेकिन मैं नाजरीन के लिए ना थोड़ा सा पॉइंट्स के हिसाब से बता दूं कि सबसे पहले गुर्दों का फंक्शन है क्या। जिस तरह के हमने कहा कि फाजल मादों का इखराज, जिस्म में जो चीज़ की ज़रूरत है वो बच जाएगी, बाकी इखराज हो जाएगा। दूसरा बड़ा खूबसूरत इसका फंक्शन आप देखें कि खून बनाने में एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि बॉडी का खून बनाने में मदद करता है। तीसरा देखें कि विटामिन डी की एक्टिवेशन हो ही किडनी में रही है, तो इसका मतलब यह है कि हड्डियों के मुतल्लिका कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका बैलेंस करना भी गुर्दों का काम है। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन, कि इसका उतार चढ़ाव की जो रेगुलेटरी जो बॉडी है जिस्म की, वो किडनीज हैं जी। अब आप ये देखें कि कितने अहम फंक्शन है। अब जब हम इनकी कॉजेज की तरफ आते हैं तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वजह डायबिटीज़। अब आप ये देखें कि हर चौथा पांचवा पाकिस्तानी इस वक्त शुगर का भी मरीज है। बिल्कुल ऐसी है। वो रेशो ज्यादा खतरनाक है किडनी से भी, कि हर 7वां 8वां पाकिस्तानी गुर्दे की बीमारी का, हर चौथा 5वां शख्स डायबिटीज का। अगली वजह जो दूसरी बड़ी है वो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। पाकिस्तान का भी डाटा मौजूदा सूरत हाल में निकालने तो बहुत ज़्यादा। तीसरी वजह है गुर्दे की अंदरूनी बीमारियां जिसमें गुर्दे के फिल्टर डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। फिर आ जाती हैं गुर्दे में पत्थरियां, किडनी स्टोन्स। अच्छा, एक बहुत बड़ी वजह जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि बहुत रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च इन टर्म्स के अगर हम डाटा कलेक्ट करें तो शायद पाकिस्तान में वो दूसरी तीसरी बड़ी वजह बन जाए। वो है सेल्फ मेडिकेशन। पाकिस्तान का हर घर मिनी मेडिकल स्टोर है, और ख़ास तौर पर जो पेन किलर्स का इस्तेमाल है जिसमें एक ग्रुप है एनसेड्स, ये गुर्दों को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। और हर पाकिस्तानी हर अपनी पेन के लिए, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक भी मर्जी से उठाता है, पेन किलर भी मर्जी से उठाता है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन, और ये किडनी हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। फिर आखिर में आ जाती हैं कुछ जेनेटिक वजूहात कि जिससे गुर्दे में जिस तरह थैलियाँ बन जाती हैं, तो ये मेन वजूहात हैं कि जो गुर्दों को डैमेज कर रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा सिम्टम्स की तरफ कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, एक इंसान को किस तरह से पता चल सकता है कि उसकी जो किडनी है वो सही तरह से काम नहीं करनी है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि स्क्रीनिंग का हमारे यहाँ रुझान नहीं है। हम तब तक स्क्रीनिंग नहीं कराते हैं जब तक हालात बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाएं। तो क्या सिम्टम्स होते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली अलामत, हम रूटीन में यूरिन करते हैं और थोड़ी बहुत जाग बनती है और वो डिसअपीयर हो जाती है चंद सेकंड्स में, अगर हम थोड़ा गौर करें। ठीक है। लेकिन अगर आप यूरिन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जाग बनी है, जिस तरह पानी में सर्फ को आप हल करें तो वो पूरी एक फ्रॉथ बनती है और वो डिसअपीयर नहीं हो रही, ये पहली अलामत है कि आपके गुर्दों के फिल्टर डैमेज हो के वहाँ से प्रोटीन का इखराज स्टार्ट हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ब्लड के टेस्ट आपको हो सकता है कि नॉर्मल मिलें, तो ये सबसे पहली अलामत है। RFTs, वो आगे हम टेस्टों की बात करेंगे नाजरीन के लिए, लेकिन ये पहली अलामत जो कि खुद नोट करने वाली है। अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा जाग बन रही है, फौरी तौर पर अपने मुआलिज से रिजू करके टेस्ट कराएं। दूसरी, जब आप सुबह उठते हैं या किसी भी वक्त आप देखें
कि चेहरे पे और ख़ास तौर पर जो आंखों का निचला हिस्सा है यहाँ पे सोजश है। टांगों पे आपने देखा पाँव आपके सूजे हुए हैं, आप अपने अंगूठे से टांग या पाँव को दबाते हैं और गड़ा पड़ जाता है, यानी कि सोज है। ये फ्लूइड रिटेंशन है, यानी कि पानी जिस्म में जमा होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि जो पहले फंक्शन की बात की थी कि इखराज का निज़ाम डिस्टर्ब हो गया है गुर्दों का। जब ये बीमारी आगे बढ़ती है तो आपकी भूख में कमी शुरू हो जाती है, आप खून की कमी का शिकार होते हैं, आपका मतली वाला दिल रहना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ये फाजिल मादे आपके जिस्म में ज़्यादा जमा होते जाते हैं तो आपको उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और जब ये डायलिसिस वाली स्टेज के करीब पेशेंट आता है तो उस वक्त तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजनल स्टेट में भी और इवन के फिट्स भी हो सकते हैं। लेकिन जो पहली अलामत गौर करने वाली हैं, अगर जाग बन रही है पेशाब में, चेहरे पे सोजश है, टांगों पे सोजश है, आपका सांस फूल रहा है, आपका दिल मतली वाला रहता है, भूख में कमी हो रही है और आपको बहुत वीकनेस है, फौरी तौर पर आपको घर नहीं बैठे रहना चाहिए। यहीं पे अर्ली स्क्रीनिंग का रोल है, करनी चाहिए। अच्छा, एक तो आपने बता दिया कि हमें सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन कुछ लोग अगर डॉक्टर के पास नहीं भी जा रहे हैं, कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो फिर उन्हें एहतियाती तौर पर खुद करा लेने चाहिए, या फिर कितने अरसे के बाद ये जो स्क्रीनिंग है गुर्दों के लिए ये हमें रिपीट करवानी चाहिए? साल में 1 बार 2 बार? बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया है। साल में 1 दफ़ा, ठीक है, हर हेल्दी, सबसे बड़ा मैं ये जोर मैंने हेल्दी पे इसलिए दिया कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो हेल्दी होने का भी जो बीमार है ना वही टेस्ट कराएगा। हर हेल्दी शख्स साल में 1 दफ़ा, ये 4-5 टेस्ट गिनूंगा, ठीक है, ये ज़रूर करा ले, और यहीं से वो मालूम कर सकता है कि मेरे अंदर जिस्म के कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही, और अगर वो अर्ली स्टेज पे पकड़ी जाती है तो वो वहाँ पे रिवर्सिबल होती है। लेकिन बदकिस्मती से जब वो स्पेशलिस्ट के पास पहुँचता है तो वो चीज़ इतनी आगे जा चुकी होती है कि वापसी का रास्ता नहीं होता। सबसे पहला सादा और सस्ता तरीन टेस्ट जिसे हम यूरिन कंप्लीट टेस्ट कहते हैं, ठीक है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट वो है जिसमें 80% हम गुर्दों की बीमारियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसलन मैंने प्रोटीन की बात की, वहाँ पे पता चल जाएगा, पेशाब में ब्लड आ रहा है पता चल जाएगा, इन्फेक्शंस हो रहे हैं आपके वो पता चल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें सादे से टेस्ट से आप मालूम कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है CBC का, जिसे हम कंप्लीट ब्लड टेस्ट कहते हैं। देखिए, यहाँ से खून की कमी का या ब्लड में कोई अगर इन्फेक्शन है तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तीसरे हैं किडनी के फंक्शन टेस्ट, जिसे हम RFTs कहते हैं। इसमें 2 टेस्ट आते हैं, ब्लड में यूरिया और क्रेटेनिन। दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ब्लड में यूरिया और क्रेटेनिन, ये गुर्दों का फंक्शन हमें बताते हैं कि कितने फीसद के करीब इस वक्त गुर्दे काम कर रहे हैं। और आखिरी टेस्ट की बात करूं तो एक अल्ट्रासाउंड है जो आपके पेट का होगा, जिसमें गुर्दों की शक्ल सूरत को, उसमें पत्थरी, रसौली, कोई गिल्टी, कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, कोई ब्लॉकेज हुई है तो ये पता चल जाएगी। अब देखें कि ये 5 टेस्ट मैंने गिनवाए हैं जी। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये चीज़ आ जाती है जी कि मौजूदा दौर में लाजमी बात है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट बहुत होते हैं कि जी हम ये करा नहीं सकते। तो मैं ये नाजरीन को बता दूं कि ये सारे के सारे टेस्ट गवर्नमेंट के अस्पतालों में तकरीबन फ्री या के बहुत ही कम पैसों में हो जाते हैं। जो क्लास अफोर्ड कर सकती है वो प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कराएं तो देखें 4-5 हज़ार रुपया साल में हम एक दिन के कर लेना चाहिए मेरा ख्याल, और लाजमी करना चाहिए। हम एक खाना खाने आजकल के दौर में रेस्टोरेंट में जाए ना फैमिली के साथ तो 10-15 हज़ार रुपये से कम नहीं लगता, नहीं बनता। वो हम महीने में 1 दफ़ा करने को तैयार हैं, लेकिन साल में 1 दफ़ा ये 4-5 हज़ार रुपया अगर आप लगा लें, और जो नहीं तो गवर्नमेंट के इदारों में फ्री अवेलेबल हैं। यहाँ से ही हम फैमिली के ऊपर जो बर्डन बीमारी का पड़ता है कम कर सकते हैं, और मुल्क के ऊपर जो बर्डन आता है उसको भी कम, हेल्थ सेक्टर पे जो आता है। ठीक है। अच्छा, जेनेटिकली क्या रेशो है किडनी डिसीज़ की? जेनेटिकली रेशो कम है, लेकिन ये है, और इसमें बहुत सारी बीमारियां जब बच्चे होते हैं तो बच्चों छोटों को जब होती है उस टाइम पे लोग ये चेकअप करवा सकते हैं। जो बिल्कुल अर्ली, उसमें भी अलामत यही आएंगी। अब बहुत सारे बच्चे हैं, देखें कि वो क्या है, बच्चों को अचानक से सोच शुरू हो जाती है। पहली अलामत ये आती हैं
और बच्चे जब वो उनके भी, चूंकि बच्चों में थोड़ा सा यूरिन को मॉनिटर करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन बच्चों में पहली अलामत जो आती है ना स्वेलिंग, मैंने खुद नोट किया, मेरा नेफ्यू है उसको ये प्रॉब्लम जैसे ही स्वेलिंग आए वो वही है कि प्रोटीन की लीकेज है। और बच्चों में, छोटे बच्चों में ये ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो जेनेटिक्स की तरफ से हम इनहेरिट करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ फिर एक स्टेज आ जाती है जो कि बहुत मुश्किल है, डायलिसिस वाली। डायलिसिस की स्टेज तक जो पेशेंट पहुंच जाता है उसमें भी मुझे बताइएगा कि कुछ स्टेजेस हैं डायलिसिस की भी या नहीं है, ये भी एक तो क्लियर कर दीजिएगा। सेकेंडली, डायलिसिस रिवर्सिबल होते हैं, इनसे किसी तरह भी छुटकारा मुमकिन है या नहीं? जी, डायलिसिस के बारे में तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मिथ है, इतना खौफ है, बहुत खौफ, कि जैसे ही डॉक्टर के मुंह से ये डायलिसिस का लफ्ज़ निकलता है तो हमारी जो अवाम या हमारे लोग हैं वो इसका तसव्वुर ये लेते हैं जी कि बस अब तो ये लास्ट स्टेज आ गई है। ऐसा नहीं है। पहले नंबर पर तो गुर्दे की जो बीमारी की 5 स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। जो डायलिसिस है ये स्टेज 5 है। पहली 4 स्टेजेस के ऊपर यूजुअली डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पे दवाइयों से और यहाँ लाइफस्टाइल जो डाइटरी मैनेजमेंट है वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। जब आपका डायलिसिस की स्टेज आ गई है, अच्छा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर तो आप अपनी जितनी वजूहात मैंने गिनवाई हैं उन किसी बीमारी की वजह से आप स्टेज 5 में आए हैं तो ये रिवर्सिबल नहीं होता और ये आगे डायलिसिस, लॉन्ग टर्म या किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। अच्छा, पिछले दिनों में मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डायरिया रहा है, ये जो आपके पीछे 1-2 महीनों में गए हैं ना। डायरिया में बहुत सारे लोगों ने, जब डायरिया हुआ तो डायरिया बेसिकली इन्फेक्शन और वाटर लॉस, यानी जिसमें पानी की कमी हो गई और इन्फेक्शन हो जाता है, इससे किडनी बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और हमने बहुत सारे पेशेंट्स को कि जो हमारे पास बड़ी बुरी स्टेज में आए तो उनको डायलिसिस करने पड़े, लेकिन वो डायलिसिस रिवर्सिबल होते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको पहले से किडनी का मसला नहीं था, ये आर्जी तौर पर। तो जब भी मकसद ये नाजरीन तक पहुँचाना है, अगर आपकी बीमारी आर्जी है तो डायलिसिस भी आर्जी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बीमारी मुस्तकिल लेके साथ चले हैं, जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, स्टोन, जितनी भी चीज़ें हैं, तो फिर ये चीज़ आपके आगे चलती है। लेकिन पहली 4 स्टेजेस में ये चीज़ें डाइटरी मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, दवाइयों का, बाकी सारी चीज़ों के साथ भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा रोल है। क्रिएटिनिन जब एक हद से बढ़ जाता है, गेस 1.2 या 1.1 से एकदम से जब बढ़ जाता है तो फिर फ़ौरन से डॉक्टर्स ये क्यों कह देते हैं कि अब डायलिसिस के साथ ये कंट्रोल होगा? उसके मैं चाहूँगा आप ज़रूर रीज़न बताएं, क्योंकि बहुत से लोग फिर यही वेट कर रहे होते हैं कि अगर उनका क्रिएटिनिन 2 क्रॉस कर गया है, 1.8 पे है, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रोसीजर्स भी हैं कि फिर डॉक्टर्स नहीं कर रहे होते कि अगर किसी का बाईपास भी होना है, किसी की और सर्जरी भी होनी है, तो इंतज़ार किया जाता है कि क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा बेहतर होगा तो फिर सर्जरी की तरफ जाया जाएगा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया है और ये वही बात इसमें अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले नंबर पर जब आपकी क्रिएटिनिन बढ़ गई तो इसका मतलब एक ही है कि गुर्दे का फंक्शन कमज़ोर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं, इनकी एंजियोग्राफी करना मुश्किल हो जाता है, दिल के बाईपास करना मुश्किल हो जाता है, बल्कि हर किस्म की सर्जरी के लिए पहले जो किडनी स्पेशलिस्ट है उससे फिटनेस ली जाती है। बिल्कुल। अब होता यह है कि इसका कोई फैक्टर होता है, जिस तरह मैंने बात की कि एक पेशेंट है वो अपनी क्रिएटिनिन मेंटेन कर रहा है बड़े सालों से 1.5 के ऊपर, अचानक से उसको डायरिया हो गया। अब उस डायरिया ने क्या किया कि इन्फेक्शन किया और उसने पानी की कमी की, वो 1.5 का जंप ला के क्रिएटिनिन 4 या 5 पे चली गई और वो हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट के पास प्रेजेंट करता है जी। अगर तो उस वक्त उसकी अलामात ऐसी हैं कि जहां पे लाइफ सेविंग प्रोसीजर के तौर पर डायलिसिस की ज़रूरत है तो ज़रूर कराना चाहिए। और ये मैंने बताया पहले ही कि आर्जी तौर पर चूंकि ऊपर गया है और यहाँ पे चंद एक डायलिसिस होंगे और जैसे ही किडनी उस नॉर्मल फंक्शन में आ जाएगा तो वो अपनी बेसलाइन क्रिएटिनिन के पास आ जाएगा। इसी तरह जब हम किसी सर्जरी की फिटनेस दे रहे होते हैं, किसी को बाईपास की ज़रूरत है या किसी को एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है, उसमें बहुत सारी एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है, क्योंकि एंजियोग्राफी में जो कॉन्ट्रास्ट जाता है वो किडनी को डैमेज करता है। फिर हमें उनको पहले देखकर पेशेंट को हाइड्रेशन स्टेटस, अब यहाँ पे हमने ना एक चीज़ नोट करनी होती है, बाज़ दफ़ा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है कि हार्ट अटैक इतना ज़्यादा है, जान को ख़तरा है, वहाँ पे नाजरीन के लिए क्लियर कर दूं कि कभी भी इस बात का डर और खौफ ना रखें कि डायलिसिस
नहीं कराना, और इधर से हमने हार्ट का ट्रीटमेंट भी नहीं लेना। आपका हार्ट इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पे आपकी जिंदगी का इंसार है। अगर हमने उसको फिक्स ना किया और इस डर में टाइम गवा दिया, जो कि अक्सर औकात होता है, तो फिर लोग जिंदगी से जाते हैं। वहां पे फिर हम एहतियाती तदाबीर के साथ एंजियोग्राफी भी कराते हैं, बाईपास भी कराते हैं, लेकिन साथ मॉनिटरिंग चल रही होती है। और 80% तक इस बात का इम्कान होता है कि ऐसी सिचुएशन में किडनी का फंक्शन जैसे ही वो अपनी प्रॉब्लम जिसने क्रेटिनिन बढ़ाई होती है वो हल हो जाती है, तो वहां से वापसी का इम्कान होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद जो स्टेज है वो फिर आ जाती है ट्रांसप्लांट के हवाले से, वो मैं चाहूंगा कि वो क्लियर कीजिएगा। पाकिस्तान में भी जाहिर बात है पूरी दुनिया की तरह क्वैकरी भी बहुत ज्यादा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर भी ये कर रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि PKLI भी हमारे पास मौजूद है, सबसे बड़ा इदारा है इस वक्त पाकिस्तान का। पहले हिंदुस्तान जाया जाता था, चाइना जाया जाता था। ट्रांसप्लांट कितना सेफ है? जी बिल्कुल, और पाकिस्तान में जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ये बहुत अरसे से कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि अब लॉ बहुत क्लियर है कि फैमिली डोनेशन है, और इसमें तो और इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। उसकी वजह ये है कि आपकी फैमिली मैचिंग है, आपका DNA मैच कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म आपको किडनी को जो है ना वो काम करने का मौका मिलता है। हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने PKLI का जिक्र किया, शेख ज़ायद हॉस्पिटल है, बड़े अरसे से सिंध की तरफ चले जाएं, SIUT है, और ये इतने बड़े बड़े अदारे हैं कि जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांटेशन सेफली, और पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक जो सक्सेस रेट है ना वो 90% को टच कर रहा है। ये बहुत बड़ा सक्सेस रेट है। ठीक है, और वो भी जब हम पाकिस्तान जैसे मुल्क की बात करते हैं जहाँ पे हेल्थ सेक्टर बहुत दबाव का शिकार है। और इसमें एक और बात बता दूं कि सबसे सस्ता रीजन में, बल्कि वर्ल्ड में, जी कि आपको फ्री वाली भी अवेलेबिलिटी हासिल है, दरमियानी रास्ता भी मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद है, और इवन आप हाईली कॉस्ट में भी जाएं तो पूरी दुनिया से फिर भी पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है, कौन सी ग़िज़ाएं नहीं इस्तेमाल करनी है किडनी डिसीज से अगर हमें बचना है तो? अच्छा, इसमें मैं टिप्स बयान करता हूँ। सबसे पहले तो सीधी बात है, अगर आप अपने किडनीज को हेल्दी रखना चाहते हैं तो खुदा के लिए एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाएं। डेली वॉक या वर्जिश आपके लिए ज़रूरी है, और ये किडनी के लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा बड़ा मैसेज ये है, स्टॉप स्मोकिंग, खुदा के लिए। हमारे बच्चों में स्कूल में ये चीज़ पेनिट्रेट कर गई है। अब आप हर जगह पे पढ़ सकते हैं कि टोबैको डायरेक्टली किडनी को डैमेज कर रहा है। तीसरी बात, जिनको शुगर है वो शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल रखें। जिनको ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का अच्छा कंट्रोल रखें। अब हम आते हैं डाइट। यस, हमारा लाइफस्टाइल डाइट के हवाले से इतना बुरा है। देखें, मेडिकल साइंस में सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, फिर थोड़ा सा कम लंच करना चाहिए, और ना होने के बराबर डिनर करना चाहिए। वो सबसे ज़्यादा। आप ये देखें, हम सुबह विदाउट ब्रेकफास्ट जाते हैं, बिल्कुल लंच को चखते हैं, और रात को घर आकर टेबल सजाकर डिनर करते हैं और बेड पे चले जाते हैं। क्या हो रहा है? मोटापा, ओबेसिटी। फिर हमारा फूड जो है रिच ऑफ देसी घी और ऑयल के बगैर तो कोई सालन नहीं बन रहा, और हम उसको बर्न ही नहीं कर रहे। एक तो हमें ऑयल फ्री या घी वाली डाइट से निकलना है। अगर हम वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, हाँ, यहाँ तो अगर आप ले रहे हैं तो फिर आप 1 घंटा अपनी बॉडी को दें ताकि बर्न आउट करें। हम बहुत ज़्यादा शौकीन हो गए हैं गोश्त के, गोश्त खोर एक हिसाब से मैं कहता हूँ जी कि हम मुआशरा बन गए हैं। वेजिटेबल्स, सबसे अच्छी फूड आपकी सब्जियां हैं। हर किस्म का विटामिन मिनरल्स आपको वहाँ पे मिलता है। फ्रूट्स, हम वेजिटेबल और फ्रूट से दूर हो गए हैं, और इनकी जगह फास्ट फूड, ये जो फिजी ड्रिंक्स हैं इन्होंने ले ली है। अब उसमें क्या हो रहा है कि सॉल्ट, ये ब्लड प्रेशर भी बढ़ा रहा है, आपकी बॉडी में फ्लूइड भी रिटेन कर रहा है, और गुर्दे की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो गोश्त और दालों की मिकदार को अगर आप थोड़ा कम करके वेजिटेबल्स के ऊपर स्विच होते हैं, फ्रूट्स को अपनाते हैं हेल्दी लोग, और एक्टिव लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो मैं नहीं समझता कि गुर्दे क्यों ना हेल्दी रहें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर अली सकलैन हैदर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान में जजाम के मरीजों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली जर्मन डॉक्टर रुतफ़ाओ का आज 95वां यौम पैदाइश है। डॉक्टर रुतफ़ाओ की बदौलत पाकिस्तान में सन 1996 में जजाम पर काबू पा लिया गया था और इस तरह से पाकिस्तान इस खित्ते का पहला मुल्क था जिसने इस मर्ज को शिकस्त दी। डॉक्टर रुत के मिशन को मजीद आगे बढ़ाते मैरी एडलेट लेप्रोसी सेंटर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्विन फ्रांसिस लोबो के मुताबिक ये नहीं कहा जा सकता कि जजाम का मर्ज पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इस सतह पर पहुँचने में अभी चंद दहाइयाँ और भी लग सकती हैं। डॉक्टर रुतफ़ाओ, जिन्हें पाकिस्तान में जजाम के मरीजों की माँ भी कहा जाता है, उनकी रहायशगाह जिसे अब म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ मौजूद हैं न्यू न्यूज़ की नुमाइंदा खुसूसी समिया खुर्शीद। उनकी खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। मैं इस वक्त MALC में मौजूद हूँ और ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर रुतफ़ाओ, जिन्हें जजाम के मरीज़ों की माँ कहा जाता है, वो यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और मैं आपको यहाँ का विज़िट कराती हूँ आज, क्योंकि आज के दिन जो है वो डॉक्टर रुतफ़ाओ जर्मनी में पैदा हुई थी। तो चलें हम आपको उनके कमरे के कुछ मनाज़र दिखाते हैं जहाँ वो रहा करती थी, काम करती थी। और हमारे साथ इस वक्त MALC के चीफ़ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं, मार्विन बोलो साहब। तो ये लेप्रोसी सेंटर है, ये वो लेप्रोसी सेंटर है जिसकी जो बुनियाद है वो डॉक्टर रुतफ़ाओ ने रखी और एक छोटी सी डिस्पेंसरी से उन्होंने अपना काम शुरू किया, जो कि गालिबन पहले IIH चुंदरीगढ़ रोड पर थी, फिर यहाँ पर उसको बाकायदा प्रॉपर क्लिनिक और अब ये हॉस्पिटल के तौर पे काम कर रहा है, जहाँ पर मरीज़ों का, जजाम के मरीज़ों के साथ साथ दीगर जो है मर्ज़ हैं उनके भी इलाज होते हैं और मुफ्त होते हैं। तो हम आज जो जानना चाहेंगे इस मौके पर वो ये जानना चाहेंगे कि ये कमरा है जहाँ पर डॉक्टर रुतफ़ाओ रहा करती थी। कुछ इस कमरे के बारे में बताएं, क्योंकि आपने कोई 40 साल उनके साथ काम किया, गुजारे। जी, मैंने उनके साथ 27 साल 40 साल इस तरीके से कि वो तकरीबन मैं डबल ड्यूटी आप कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक एक मामूल होता था। अब इनकी ये जो कमरा आप देखें, इनकी एक सादगी की अक्कासी करते हैं। आप देखें ये कमरा है तकरीबन 10 बाय 12 का कमरा होगा ये, और ये उनकी मतलब एक बेड है और ये इनका ऑफिस है, ऑफिस जो बना हुआ है, और इसी में पूरी ज़िंदगी इन्होंने गुजार दी। सही। तो अब हम कुछ तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और उन तस्वीर से आप अंदाज़ा लगाएंगे कि जर्मनी से कराची में रहने वाली रुतफ़ाओ किस तरह कराची में आके रुकी। ये भी हम इनसे जानेंगे, मार्विन बोलो से, कि क्या उनको कराची ही आना था, किस तरह वो कराची में पाकिस्तान में ठहरी। ये देखें, एक तवील अरसा हो गया, मगर उन्होंने आना था इंडिया के लिए। सही। वहाँ वीज़ा नहीं मिलता था, तो उन दिनों में इनकी यहाँ एक कांग्रीगेशन की सिस्टर्स रहती थी, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आ जाए, यहाँ से वीज़ा मिलेगा। मगर जब वो मैक्लॉयड रोड पे गई और उन्होंने देखें कि यहाँ पर मरीज़ किस तरीके से, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझसे इन्हीं लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पर लेके आए, तो वहाँ पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। पूरे पाकिस्तान में उन्होंने काम किया जजाम के मरीजों पे। इन तस्वीर से, जैसे कि मेरे कैमरामैन शामीर आपको दिखा रहे होंगे, ये तस्वीर अक्कासी करती हैं डॉक्टर रुतफ़ाओ के जज्बे की, कि वो एक डॉक्टर होने के साथ साथ वो इस तरह सोचती ही नहीं थी कि मैं डॉक्टर हूँ, बल्कि मरीज़ों ने हमें बताया है और इन्होंने हमें बताया, मार्विन बोलो ने, कि वो हाथों में ज़ख़म बाकायदा रख के साफ़ किया करती थी। और पाकिस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं था, इन तस्वीरों में हम देख सकते जहाँ वो नहीं गई हों। कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो। कुछ हम उनके अवार्ड्स वगैरह के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे कि कौन कौन से अवार्ड से पाकिस्तान ने ना सिर्फ उनको नवाजा बल्कि इंटरनेशनली भी उनको बहुत से अवार्ड्स मिले। तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। इस कमरे में कुछ अवार्ड्स मौजूद हैं कि यहाँ पर आप हमें कुछ बताएं इन अवार्ड्स के बारे में। देखिए, अगर मैं इनकी शख्सियत और इनके अवार्ड के बारे में कहूँ तो पाकिस्तान में मैं ये कह सकता हूँ कि शी वॉज द मोस्ट डेकोरेटेड लेडी इन पाकिस्तान। आप देखें, हिलाल इम्तियाज़ है और बिल्कुल बहुत सारे यहाँ पर निशाने कायदे आज़म अवार्ड मिला हुआ है। पाकिस्तान है और डेमिन डटन जो है ये बाहर के जर्मनी के अवार्ड मिले। तो इतने अवार्ड्स मिले हैं। शुरू में जब मैं ज्वाइन किया था 1990 में, तो उनको एक अवार्ड मिला, उनको एक मेडल मिला, गोल्ड मेडल मिला। तो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मिस्टर लोबो, ये जो मिला है मेडल, आप मालूम कर सकते हैं कि इसको अगर हम पिघला के इसके कितने पैसे मिल सकते हैं, कि इसलिए एक पेशेंट है, उनकी बेटी की शादी हो रही है, तो उनको मैं देना चाहती हूँ पैसे। तो मैंने उनको कहा, डॉक्टर फाओ, ये देखें कि ये जो है ये एक सरमाया है, ये सिर्फ आपका नहीं है, ये पूरे लेप्रोसी प्रोग्राम का, तो इनको आप ऐसा ना करें।
तो ये उनकी शख्सियत थी। जी बिल्कुल। अभी हम आपको ये भी बताएं साथ साथ कि ना सिर्फ जुज़ाम के मरज़ की जो माँ कही जाती है डॉक्टर रूथ फाओ, ना सिर्फ वो डॉक्टर थी, एक जज्बा था उनके अंदर। उनको WHO ने भी एक प्रोग्राम सौंपा था, किस तरह उन्होंने उस प्रोग्राम को किया, और अब आपके पास WHO का क्या मिशन है? देखिए, 2 हदफ थे जब शुरू हुआ प्रोग्राम। तो एक ये था कि WHO ने कहा था कि तकरीबन 2000 तक पाकिस्तान ने लेप्रेसी कंट्रोल करना है। सही। पाकिस्तान ने लेप्रेसी कंट्रोल किया 1996 में, 4 साल पहले, ठीक है। और जब ये कंट्रोल किया था, ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में पाकिस्तान पहला मुल्क था जिन्होंने कंट्रोल किया। फिर WHO ने एक और स्ट्रेटजी लॉन्च की है, रोड मैप टुवर्ड्स ज़ीरो लेप्रेसी। वो उन्होंने किया है 2021 से 2030 तक के लेप्रेसी को हम ज़ीरो पे लेके आएंगे। पाकिस्तान में अब ये हुआ है कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, और जो हमारी कन्विक्शन थी उन्होंने उस पर अग्री किया है कि पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि 2030 तक पाकिस्तान लेप्रेसी को ज़ीरो पे लेके आएंगे। तो हमने एक स्ट्रैटेजी रोल आउट की है, ये 2024 से लेके 2030 तक, कि हमने लेप्रेसी को ज़ीरो तक ले गए। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जो हमारे सुनने वाले हैं, कि ना सिर्फ आप डॉक्टर थी आप, बल्कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि डॉक्टर रूथ फाओ रोट 9 बुक्स। उन्होंने 9 किताबें भी लिखी थी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, जिनमें से एक किताब का टाइटल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अगर वो आप हमें दिखाएं, कि इन्होंने 9 किताबें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखी, जिनमें से मैं आपको बताऊँ कि ये टाइटल मुझे इसलिए बहुत पसंद आया कि यही वो मिशन है जिसको हम कहते हैं कि डॉक्टर रूथ फाओ दिलों पे राज करती थी। और ये वो टाइटल है, टू लाइट अ कैंडल, मतलब अपने अपने हिस्से की आप शमें जलाएं, आपके नहीं सोचें कि ये काम कोई और कर लेगा। उन्होंने अपने हिस्से की शमा जलाई और आज भी वो पाकिस्तानियों के दिलों पे राज करती हैं, और उनका मिशन, उनकी जो टीम के लोग हैं वो आगे लेके बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो है कहा जाता है कि डॉक्टर रूथ फाओ जो कि जुज़ाम के मरज़ की माँ थी, वो आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के दिलों पे राज करती हैं। सुमैया खुर्शीद की खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और पाकिस्तान में जुज़ाम के मरीजों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने वाली जर्मन डॉक्टर रूथ फाओ का आज 95वां यौम पैदाइश है, और डॉक्टर रूथ फाओ की बदौलत ही पाकिस्तान में सन 1996 में जुज़ाम पर काबू पा लिया गया था। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब हम एक दिलचस्प और गैर मामूली खबर पर बात करेंगे जो कि ताइवान से आई है। एक करोड़पति शख्स ने अपने घर वालों की बजाय अपनी तमाम दौलत एक 19 साला नौजवान को देने का ऐलान किया है, जो कि उसकी निगहदाश्त करेगा। इस हवाले से आपको मजीद डिटेल्स बताते हैं कि यह कहानी आखिर में है क्या। 63 साला सन ड्यूरिंग हैं, जिन्होंने हाल ही में एक हैरत अंगेज़ ऐलान किया है कि वो अपनी तमाम दौलत, जो कि तकरीबन 94 लाख डॉलर्स बनती है, अपने 19 साला निगहदाश्त करने वाले नौजवान जेंग शाओन को छोड़कर जाएंगे। सन ड्यूरिंग को 2013 में मसाने के कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आंतों के एक हिस्से से मसनूई मसाना भी बनवाया था। बीमारी के दौरान सन ड्यूरिंग ने मुस्बत रवैया अपनाया और वो यूट्यूब पर भी काफ़ी मुतहरिक रहे, जिसके ज़रिए उनकी ज़िंदगी की जद्दोजहद और हौसला अफजाई की कहानियाँ लोगों तक पहुँची थी। 18 अगस्त को एक यूट्यूबर जेंग शाओन ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें सन ड्यूरिंग उनसे पूछ रहे थे कि क्या वो उनका बेटा बनने के लिए तैयार हैं। जेंग शाओन ने जवाब दिया कि वो तवील अरसे से सन ड्यूरिंग को अपने बाप की जगह से समझते हैं, और सन ड्यूरिंग ने कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मेरी ज़िंदगी के अख्ताम तक मेरा ख्याल भी रखना होगा। और ये सुनकर हम देख रहे हैं कि जो जेंग शाओन थे वो दंग रह गए। उन्होंने कहा कि इतनी दौलत मैं पूरी ज़िंदगी काम करके भी किसी सूरत नहीं कमा सकता। तकरीबन 94 लाख डॉलर के करीब ये अमाउंट बनती है, जो कि बहुत बड़ा एक फिगर है। उन्होंने कहा मैं इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करूँगा। सन ड्यूरिंग ने अपने ख़ानदान के बजाय ये सारी दौलत उनका ख्याल रखने वाले जेंग शाओन के लिए छोड़ने का फैसला किया। हमने मुतअद्दिद बार देखा कि बहुत से ऐसे लोग अपने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में जाकर जब उनके ख़ानदान के लोग उनका ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर ऐसे किसी को भी अपनी दौलत सौंप कर इस दुनिया से जाने की ख्वाहिश का इजहार वो यकीनी तौर पर करते हैं। और अभी तक उनके ख़ानदान की तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। और एक और दिलचस्प और अहम खबर है जो कि जापान से हमें मौसूल हो रही है। एक दिलचस्प कंपनी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जहाँ पर बिल्लियों को मुलाजमत पर रखा गया है। यहाँ तो इंसान नौकरियाँ ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुलाजमत पर बिल्लियों को रखा जा रहा है। और ये खबर वाकई हैरानकुन भी है। तफसीलात ये हैं कि जापान में वाक़ई इस मुनफरिद कंपनी ने अपने दफ्तर में 10 बिल्लियों को मुलाजमत पर रखा हुआ है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इन बिल्लियों को सिर्फ दफ्तर में काम करने का मौका ही नहीं मिला, बल्कि इन्हें ख़ास तौर पर मुलाजिम बनाया गया है।
ये बिल्लियाँ मुख्तलिफ ओहदों पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, जिनमें चीफ क्लर्क, ऑडिटर और चेयर कैट शामिल हैं। सबसे सीनियर बिल्ली फेटोबा है, जो कि चेयर कैट के ओहदे पर फाइज है और उसकी उम्र 20 साल है। फेटोबा कंपनी का सबसे आला ओहदा संभालती हैं और यहाँ तक कि इंसान भी उनके मातहत हैं। कंपनी ने अपने दफ्तर की दूसरी और तीसरी मंजिल की तज़य्युन आराइश इस तरह से की है कि बिल्लियाँ वहाँ आरामदेह तरीके से रह सकें। बिल्लियों के लिए 12 टॉयलेट्स मौजूद हैं, दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं और दीवारों पर भी ऐसा पेंट किया गया है जो बिल्लियों के पंजे मारने से ख़राब ना हो। ये दफ्तर 2020 में एक 4 मंजिला इमारत में मुंतकिल हुआ और कंपनी ने अपने अहम तरीन मुलाजमीन यानी कि बिल्लियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए हैं। यहाँ काम करने वाले 21 इंसान भी इन बिल्लियों के साथ काम करना पसंद करते हैं। कंपनी के मुलाजमीन के मुताबिक बिल्लियाँ उनके कामों में मुदाखलत तो करती हैं, लेकिन वो उसका खैर मकदम करते हैं कि इससे फिर उन्हें ज़रा ब्रेक लेने का मौका मिल जाता है। और मज़ीद वो ये कह रहे हैं कि बिल्लियाँ लोगों के बाहमी ताल्लुकात को भी बेहतर बनाती हैं। मुलाजमीन बिल्लियों की सफाई और खुराक का भी ख़ास ख्याल रखते हैं। ये दिलचस्प मिसाल हमें बताती है कि कैसे बिल्लियाँ ना सिर्फ दफ्तर का माहौल खुशगवार बना सकती हैं, बल्कि लोगों के दरमियान भी जो ताल्लुकात हैं वो भी मजबूत करती हैं। क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो हमने देखा मुतादिद बार इस तरह की रिसर्चेस करते रहते हैं। जापान की यह कंपनी इस बात का सबूत है कि बिल्लियों को मुलाजमत पर रखकर दफ्तर की फ़िज़ा को बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये दिलचस्प कुछ न्यूज़ थी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा क्रिकेट के मैदान से भी कुछ खबरें हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके फिटनेस टेस्ट का जो आगाज़ है वो भी कर दिया गया है और फिटनेस टेस्ट अब लेने शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि एक जो तवील तैयारी है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो हम खेल के मैदानों में भी कर रहे हैं, जहां हम अपने ग्राउंड्स को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जो कि अपने तारीख दौर से इस वक्त गुजर रही है उसको भी किसी न किसी तरीके से बेहतर बनाया जाए। टीम के अंदर जो डिवीजन है, टीम के अंदर जो ग्रुपिंग हो चुकी है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही हैं, कप्तानों के हवाले से बात करें तो कैप्टन भी अपने अपने फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और अगर टीम यूनिट की बात करें तो टीम भी उस तरह से यूनिटी से काम करती भी नहीं दिखाई दे रही है। इन तमाम खबरों के बीच में हम ये सुन रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को शायद तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी बना दिया जाए। तो इस हवाले से भी ये भी गुफ्तगू जारी है और 22 सितंबर को एक अहम इजलास भी होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे कि कौन से प्लेयर पाकिस्तानी टीम का हिस्सा होंगे और कौन से प्लेयर्स को अरेस्ट कराया जाएगा या कुछ प्लेयर्स को फिर खुदा हाफिज भी कह दिया जाएगा। तो इन तमाम मामलात पर भी गुफ्तगू हो रही है। कोचेस से भी मुशावरत का सिलसिला जारी है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जब से एशिया कप से पाकिस्तान की जो शिकस्त है उसका सिलसिला शुरू हुआ, फिर वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हमने देखा, T20 वर्ल्ड कप भी देखा, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से भी हमने देखा सीरीज़ हारा और अभी जो हम टेस्ट सीरीज़ अपने होम ग्राउंड पर हारे हैं बांग्लादेश से, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है उन तमाम पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जो टीम में एक बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि हमें सर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब परफॉर्मेंस जो है वो प्लेयर्स की तरफ से नहीं आ रही है। मैच विनिंग इनिंग्स कोई भी प्लेयर नहीं खेल पा रहा है। अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात भी करें जिस तरह से पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बांग्लादेश को हराने में कामयाब रहे हैं या ग्राउंड्स भरने में भी हम नाकाम रहे हैं। ये टेस्ट मैचेस हमने देखा कि किस तरह से लोगों को मदऊ किया गया कि वो आएँ और फ्री में टेस्ट मैचेस देखें, लेकिन ग्राउंड्स हमें खाली दिखाई दे रहे हैं, जो कि सवालिया निशान है। पाकिस्तान जहाँ पर क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा फोकस है, क्रिकेट को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्रिकेट वो खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसके बावजूद हमारी टीम इतना ज़बूहाली का शिकार क्यों है? तो इस हवाले से अब हम देख रहे हैं कि कुछ इजलास होने लगे हैं जिनमें मुशावरत होगी। कोचेस का हम देख रहे हैं कि इत्तफाक होने पर ऐलान भी मुतवक्किल है, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी वाज़ेह किया है कि कौमी टीम के कप्तान का जो फैसला है वो कोचेस, मेंटोर्स और सिलेक्शन कमेटी के साथ मुशावरत के बाद ही किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस वक्त जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके लिए तकरीबन 15 खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट भी मुकम्मल कर लिए गए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी और फिटनेस की बुनियाद पर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। अब खिलाड़ी कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। इनमें इरफान नियाजी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हारिस हैं, शादाब खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। इसके साथ साथ इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान, उसामा मीर, जमान खान और दीगर भी शामिल हैं। इस सिलसिले में बताया गया है कि इन फिटनेस टेस्ट में 9 मिनट्स में 2 किलोमीटर रनिंग के साथ साथ हमें 9 सेकंड्स में भागकर 3 रन, 1 मिनट में 30 पुशअप्स, जिम में बेंच प्रेस और दीगर टेस्ट भी शामिल हैं। और बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि तकरीबन सभी खिलाड़ी हैं जिन्होंने फिटनेस टेस्ट को पास कर लिया है, क्योंकि यकीनी तौर पर हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपनी फिटनेस का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन अब देखना यह है कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है। परफॉर्मेंस की जो वजह है वो टीम में यूनिटी ना होने की वजह से है या इंडिविजुअली जो हम देख रहे हैं हमारे तमाम प्लेयर्स हैं वो प्रेशर का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि मुसलसल जो शिकस्त है वो पाकिस्तानी टीम को फेस करनी पड़ी है। हमने कप्तान बदल कर भी देखा, जिस तरह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया, शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी के लिए लाया गया।
शाहीन भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं। उसके बाद एक बार फिर से बाबर को लाया गया है और अब बाबर कैप्टेंसी के साथ साथ जो अपनी भी परफॉर्मेंस है शायद उस पर भी उस तरह से फोकस नहीं उनका हो पा रहा, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं और मुझ समेत तमाम जो लोग हैं, तमाम क्रिकेट शायकीन हैं, वो ये एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठे हुए हैं कि बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे, इंडिविजुअली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि जब वो अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि पूरी टीम हमें एक बेहतर खेल खेलते हुए दिखाई देती है। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताबिश, हम देख रहे हैं कि जो फिटनेस टेस्ट हैं वो लिए गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ खिलाड़ियों के, जिनमें मैं देख रहा हूं कि पुराने नाम भी कुछ शामिल हैं। यकीनी तौर पर वो प्लेयर्स भी पाकिस्तानी टीम का असासा ही हैं। आप क्या देख रहे हैं अभी जो एक सिलसिला शुरू हुआ है पाकिस्तान चैंपियंस कप का, यहां से अब हमें एक अच्छी लॉट मिल सकेगी? ताबिश मीर से एक बार फिर से हम राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बाबर की परफॉर्मेंस को भी लेकर, और बहुत सा सवालिया निशान है कि बाबर हमें ऑफ कलर क्यों इतने दिखाई दे रहे हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि बाबर की ख़राब हो गई। बॉलर्स परेशान होते थे जब बाबर क्रीज पर आ जाते थे और एक बहुत बड़ी कामयाबी समझा जाता है जब भी बाबर की विकेट कोई भी बॉलर लेता है। ताबिश मीर ने हमें एक बार फिर से ज्वाइन किया। ताबिश, मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा। अभी हम देख रहे हैं कि फिटनेस टेस्ट का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है, जिनमें 15 हमारे जो खिलाड़ी हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये मामला तो चले एक तरफ है कि वो बाकी प्लेयर्स दोबारा से हम उनके नाम सुन रहे हैं, जिनमें इमाम भी शामिल हैं, शादाब भी शामिल हैं, हारिस रऊफ भी शामिल हैं। बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे हालिया कुछ अरसे में। अभी जो पाकिस्तान चैंपियंस कप हो रहा है, आप देख रहे हैं कि अच्छी लॉट पाकिस्तानी टीम को मिल सकेगी इससे? अस्सलाम वालेकुम। ऐसा जिस अंदाज से इब्तिदाइया बताया और काफ़ी खूबसूरती के साथ आपने बयान किया खबर, और मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको आगाज़ में प्रोग्राम की एक बड़ी खबर दूंगा। इस वक्त जो फिटनेस टेस्ट हुआ जिससे मुतालिक बताया जा रहा था कि ये फिटनेस टेस्ट के बाद फैसला किया जाएगा कि कौन कौन से खिलाड़ी फिट हैं जिन्हें टीम के साथ रखा जाएगा। लेकिन माजरत के साथ चंद ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी अरसे से रीहैब का सामना कर रहे हैं, इंजरीज का सामना कर रहे हैं, जिन्होंने फिटनेस टेस्ट नहीं पाया था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उनसे मुतालिक इस वक्त बोर्ड ने ये मौके इख्तियार किया कि वो नेशनल। ठीक है ताबिश, बड़ी माजरत है क्योंकि हम आपसे काफ़ी देर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वक्त हमारे पास खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आप पर क्रिकेट पर हम डिटेल एनालिसिस भी लेंगे। बहुत शुक्रिया ताबिश मीर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान एक मुतनाज़ा सूरत हाल ने जन्म लिया। 26 नंबर चुंगी पर PTI कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम की इत्तलात सामने आई। यह तसादुम उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुलिस की जानिब से मुकर्रर करदा रूट की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में पुलिस ने मुदाखलत की और कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। ज़राए का बताना है कि PTI कारकुनों ने पुलिस मोबाइल और पुलिस वैन पर भी हमला किया, जिससे मुतादिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए। पुलिस ने जवाबी शेलिंग की ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि रूट की खिलाफ वर्जी करने वाले शुरका ने शदीद पथराव किया, जिसके नतीजे में SSP सेफ सिटी और दीगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए हैं। इन हालात को काबू में लाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और FC की भारी नफरी भी तलब की गई, जिसके बाद हालात में कुछ बेहतरी आई। 26 नंबर चुंगी पर इंतजामिया ने FC और पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की है और जख्मी SSP शुएब खान से टेलीफोनिक रब्ता करके उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। वजीर दाखिला ने हिदायत की है कि जख्मी पुलिस एहलकारों को बेहतरीन इलाज फराहम किया जाए। इस्लामाबाद इंतजामिया ने PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त तो दी थी, जिसके तहत जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था। ज़िला इंतजामिया ने PTI के जलसा मुंतज़मीन के खिलाफ कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए हैं। दूसरी तरफ सेनेटर तलाल चौधरी ने अपने बयान में कहा है कि PTI के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं से माफ़ी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। जबकि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कह रही हैं कि 1 महीने से जलसे का राग अलाप रहे हैं, लेकिन इनके पास जलसे के लिए ना ही फंड्स मौजूद हैं, ना ही बंदे हैं और ना ही सहूलतकारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कह रहे हैं कि PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना ही मुज़ाकरात का कोई इम्कान है। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुक्काम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। इसहाक़ डार का कहना था कि साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सुरत के साथ इंसाफ किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी।
इस हवाले से मजीद ये वाज़ेह रहे कि इससे कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मिलिट्री कोर्ट में बानी पीटीआई के ट्रायल का इशारा भी दिया था और एक इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मिलिट्री कोर्ट में पहले भी ट्रायल होते रहे हैं, आइंदा भी होते रहेंगे। मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों का ट्रायल किया जा सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं और दिन ब दिन ये चीज़ वाज़ेह होती जा रही है कि उनका ट्रायल वहाँ पर होगा। वज़ीर दिफा का यह कहना था कि इक़्तिदार खोने का जो अफसोस बानी पीटीआई को था वो जनरल टाट फैज़ को भी था। फैज़ हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे और लिस्ट में उनका नाम शामिल था। इस सिलसिले में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी रब्ता किया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आप आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो मैं वफादारी के साथ निभाऊंगा। उन्होंने इस सिलसिले में कुछ ज़मानतें भी दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल टाट फैज़ की बानी पीटीआई से रफाकत रही है और फैज़ हमीद जब से गिरफ्तार हुए हैं वो उसकी दास्तानें सुना रहे होंगे। उनको इस बात की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा किसी और पर डाल दें। वो कहेंगे कि अगर मैं साजिश में शरीक भी था तो उसके जो मकासद थे वो मेरे नहीं बानी पीटीआई के थे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर और वफाकी वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि बानी पीटीआई और उनकी सियासी जमात इसराइली सियासी ब्रांड हैं। अपने बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि द टाइम्स ऑफ इसराइल ने पाकिस्तान में इनकलाब और तब्दीली की हकीकत खोल दी है और इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी की वजूहात मजीद वाज़ेह हो चुकी हैं। इसी तमाम सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार आमिर रियाज राना साहब, हमें शो में ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, ना ही इन मुज़ाकरात का कोई इम्कान है। हुकूमती मौक़िफ़ इस वक्त इसहाक डार की तरफ से सामने आया है, तो फिर कहीं कहा जा रहा था कि महमूद अचकज़ई साहब को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कहा गया, पीटीआई की तरफ से भी कहा गया, तो वो क्या सिर्फ बातों की हद तक था? बानी पीटीआई तो 12 कह चुके हैं कि बात नहीं होगी नून लीग से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, लेकिन अभी तो मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि अब हम बात नहीं करेंगे, कोई इम्कान भी नहीं है। देखें, उन्होंने जो गुफ्तगू की पीटीआई ने जलसे में, उसने वो तमाम रास्ते रोके हैं जो कोई मुफाहमत की तरफ और सियासत का रास्ता निकालती है। अली अमीन गंडापुर चूंकि जलसे को लीड कर रहे थे और उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज को और इंटेलिजेंस एजेंसियों को ललकारा और वो मरियम नवाज के ऊपर मैं तो कहूँगा जुमले कस रहे थे बाजारी किस्म की, सतही किस्म के, जो किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं हो सकते। उन्हें अपना पॉलिटिकल एजेंडा देना चाहिए था और बात करने के लिए रास्ता बनाना चाहिए था। लेकिन मेरे ख्याल में जो इंतजामिया ने, एस्टैब्लिशमेंट ने उन्हें जलसे की इजाज़त दी तो एक्सपोज तो उन्हें कर दिया तादाद के लिहाज से भी, और जो कुछ उन्होंने गुफ्तगू की उसके नताइज भी बहुत खौफनाक ही होंगे। क्योंकि जब जलसा हुआ हम बार बार कह रहे थे कि ये खुशाइन बात है और तमाम लोगों को जलसे करने चाहिए, जहाँ पे भी इंतजामिया इजाज़त दे आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन वो आम आदमी को तो जाहिर है कि इनके साथ 9 मई का टैग था, 25 मई का टैग था, उसको देखते हुए इंतजामिया ने दोनों शहरों को भी आपस में बंद करके रख दिया था। लेकिन शहर चल रहे थे, रास्ते खुले हुए थे आपस में, लेकिन दोनों तरफ आने जाने में रुकावटें थी जी, बहुत छोटे से रास्ते थे, तो उससे मुश्किल भी आई। लेकिन पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए था कि जब उनको इजाज़त मिली है 4 दफ़ा के बाद, 5 दफ़ा के बाद, तो ये मौका सियासत में रास्ता बनाने का होना चाहिए था। जो गुफ्तगू की गई वो तो धमकियां थी और उन धमकियों पे अमल दरामद अब ये कैसे करेंगे ये भी इनके लिए फिर एक ताजियाना बनेगा। ना उन्होंने सहाफ़ियों को छोड़ा, कोई शोबा नहीं छोड़ा जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने तनकीद ना की हो। हालांकि उन्हें चाहिए ये था कि वो कहते हैं कि हम पे तनकीद हो रही है, हम पे बात हो रही है, लेकिन हम बातचीत करेंगे। अब उनका जो स्टांस था वो पब्लिक को गरमाने का था, जोश दिलवाने का था, और यही चीज चेक भी होनी थी कि क्या सियासी क़यादत होश के नाखून लेगी। लड़ना और सब कुछ जला देने वाली गुफ्तगू बहुत अरसे से पीटीआई करती आई है और कभी उसमें तब्दीली नहीं आई, बल्कि मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लीडर के लिए भी मुश्किलात पैदा की हैं और आने वाले दिनों में पीटीआई के लिए भी सियासी रास्ते मसदूद होते हुए नजर आएंगे। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अभी आपने भी जिक्र किया है 9 मई के हवाले से भी, 25 मई के हवाले से भी हम जानते हैं, और ये भी अब सब लोगों को पता है कि इन तमाम मामलात के हवाले से जो डिले है वो अब हम देख रहे हैं हमारे अदालती सिस्टम की वजह से है कि वो उस हवाले से फैसले नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप किस तरह से देख रहे हैं, जैसे इसहाक डार ने भी कहा कि बरतानवी हुकाम से भी उनकी बात हुई है, पहले वो आज़ादी इजहार के हवाले से हमें तनकीद का निशाना बनाते थे। साउथ पोर्ट का जब वाक़या होता है, बरतानवी जो कानून है किस तरह से हरकत में आता है, वहाँ लोगों को कितनी जल्दी सजाएँ दी जाती हैं। अगर हम कैपिटल हिल की बात करें वहाँ पर लोगों को सजाएं दी गई हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में इस तरह का कोई वाकया होता है तो फिर यही तमाम ममालिक हैं और यही फिर बात करते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से इनकी हमदर्दियां जाग जाती हैं। अपने ममालिक में इस तरह की कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में होता है तो फिर हम देखते हैं कि सपोर्टिंग हैंड ज़रूर दिया जाता है इन तमाम लोगों को।
देखना यही है कि हमारे आला तरीन जजेस भी बरतानिया और अमेरिका जाते हैं छुट्टियां गुजारने, कॉन्फ्रेंसों में शिरकत करने के लिए। अच्छा, वहां जब एक ट्वीट पे 10-10 साल सजाएं हो रही हैं, यहाँ वीडियो मौजूद है और कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन का केस ही नहीं है, यहाँ सबूत ही नहीं पेश किया जाता और सबको जमानतें और थोक के हिसाब से मिलती हैं। तो इसीलिए माशाल्लाह हम अदालती निज़ाम में दुनिया में नीचे से टॉप पे आए हैं। जाहिर है ऊपर से तो आने का क्वेश्चन ही नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो तकरीब जारी है, अटॉर्नी जनरल कह रहे थे 60,000 से ज्यादा मुकदमात हो गए। तो जनाबे वाला, आप चीफ लॉ अफसर हैं, आपकी ही ये जिम्मेदारी है कि आप मैक्सिमम, ये हमें ना भाषण सुनाएं कि जी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, करके दिखाएं ना। आप बैठे हुए अटॉर्नी जनरल बन के, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए हैं। तो ये सबका काम है ना कि आम आदमी को इंसाफ दें। लेकिन यहाँ तो सिर्फ सियासी कुव्वतों को, बड़े लोगों को इंसाफ दिया जाता है आला अदालतों से, जो बड़ा बदकिस्मती की बात है। जब आप इनको इंसाफ दे रहे हैं तो साहिल को क्यों नहीं देते, जो बेपनाह पैसे खर्च करके पहुंचता है पता नहीं किस किस तरह, हर पेशी पे वकील को मिन्नत समाजत करके बड़े वकीलों को लेके आते हैं, खर्चे देते हैं और आगे पता लगता है जी जज साहब नहीं है, छुट्टी पे हैं, पेशी नहीं है जी, फलाना नहीं है, गुस्से का इजहार होता है आला अदलिया की तरफ से और केस फिर एडजर्न हो जाता है। तो ये बात सोचनी चाहिए ना सबको। दूसरे, अभी सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया नैब के ऊपर और उसमें चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया और आखिर में लिखा कि कॉस्ट नहीं ली जाएगी। भाई आपका कानून कहता है कि अगर गलत मुकदमेबाजी होगी तो उस पर कास्ट ली जाएगी और दूसरे को दी जाएगी। सिर्फ आप एक काम बगैर टेक्नोलॉजी के ये शुरू कर दें, इसमें जज और बार दोनों मिले हुए हैं, अदलिया और बार। भाई जो गलत मुकदमा करता है उसके ऊपर डाले ना, बरतानिया में जुर्माना डाला जाता है साथ, क्या आपने गलत किया कास्ट पे करें, आधे मुकदमे वैसे ही लोग वापस ले लेंगे। यहाँ शौकिया मुकदमे होते हैं कि तंग करना है मुखालफिन को, तो भाई इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी की बात है। आपका कानून कहता है आप जुर्माने पे कराएं। आप देखें लिटिगेशन कितनी कम होती है, मुझे नहीं समझ आती हम बातें क्या करते हैं और अमल क्या करते हैं। बड़े बड़े बैरिस्टर बार अटला और फलाना ढिमकाना, हमें क्या दे रहे हैं आम आदमी को इंसाफ। ये जजेस साहिबान बैठे हुए, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये 8-10 केस क्यों सुनते हैं, मतलब ये भी 20-25 केस रोजाना सुप्रीम कोर्ट में सुने। मेहनत करें, तैयारी करें। ये कौम टैक्स से पैसा इसीलिए देती है कि आप मैक्सिमम केसेस सुने। आपने 2 एडहॉक जज लगाए हैं, उनकी भी कारकर्दगी आप हमें वीकली दें कि उन्होंने कितने केसेस सुने हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियां मीटिंगें करने हैं या फैसले करना है। बिल्कुल ठीक है, हम सब दुरुस्त फरमा रहे हैं आपके। सिर्फ लाइव टेलीकास्ट से कुछ नहीं होगा, जो अमली इकदाम हैं ग्रास रूट लेवल तक वो जाकर जरूर करने होंगे, तब मामला हल होंगे। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये जो तसादुम हुआ है, एक बार फिर से हमने देखा कि इस जलसे के बाद फिर वही सिचुएशन हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली और आईन को फिर आप किस तरह से देख रहे हैं? मतलब ये तो फिर वही बात होगी कि किसी से बात नहीं होगी, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। और जब भी फिर इन्हें जलसे की या किसी भी इज्तिमा की इजाज़त मिलेगी, क्या हमेशा से हम यही जो मनाजिर हैं ये बार बार देखेंगे, ये रिपीट टेलीकास्ट होता रहेगा और इसकी इजाजत मिलती रहेगी इन्हें? मेरा ख्याल है पीटीआई की क़यादत ने ना मिस कैलकुलेशन की है कि अगर जो वो बात बार बार कह रहे हैं कि हमें कहा गया था 22 अगस्त को ना करें, मिन्नत तरला किया गया था क्योंकि मजहबी जमातें मौजूद हैं, तो अगर किसी ने ये सोचा था कि तसादुम हो सकता है तो क्या बुराई थी। उसको इन्होंने गलत फहमी से ताबीर किया है कि तुमने जेल 7 बजे खुलवाई, वरना तुम मिलने भी नहीं देते थे सवाती साहब को, और तुमने रास्ता दिया, सब कुछ किया। तो फिर मेरा ख्याल है ये इनको क्लियर हो जाना चाहिए कि जिन्होंने चेक करना था उन्होंने कर लिया चेक, कि आपको अगर थोड़ा सा भी रास्ता दिया जाए तो आप क्या जुबान अपनाएंगे, क्या रविश इख्तियार करेंगे। सियासी रविश इख्तियार की जाती, धमकी भी होती, दबाव भी होता और रास्ते के लिए बात भी होती तो शामिल हो सकते हैं। नहीं, ये तो वक्त घूमता ही इस तरह है। क्या इमरान खान के दौर में खुद इमरान खान, मुराद सईद नहीं कहते थे कि इन सबको पकड़ें और इनके केसेस लगाएं दहशतगर्दी की अदालतों में, ये मिलिट्री कोर्ट्स में लगाएं। तो ये तो चक्कर है ना। तो अगर ये समझते और सियासतदान समझें तो आपस में बैठे ना। ये अब इमरान खान साहब का गुस्सा जितना मर्जी है, लेकिन वो कहते हैं बात उन्हीं से करनी है जिनसे हम लड़ रहे हैं, जिन पे हम शोहदा के ऊपर हमले कर रहे हैं, GHQ पे जाते हैं, कोर कमांडर हाउस में जाते हैं। तो ये बात तो पीटीआई की आदत को समझने की है। अगर उनके मुखालिफ वजीर दिफा ये बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक सांस में कहते हैं कि मुझे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है, तो भाई लग रहा है या नहीं कर रहे, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, मिलिट्री की क़यादत है, उन्हें देखना है। उन्होंने कल ये भी चेक कर लिया कि कितना बड़ा जलसा था, कितना जोश वलवला था, कितनी रुकावट थी, ओरिजिनली कितने लोग घरों से निकले थे। ये सारी चीजें मतलब गैदर हो जाती हैं साथ के साथ मिनटों में, हर जिले से, हर तहसील से और हर सूबे से, और रिपोर्ट कंपाइल हो जाती है कि अगर कोई फैसला लिया जाता है तो बदले में क्या रिएक्शन आएगा, वो उन्होंने गेज कर लिया, उसी के हिसाब से फैसला हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, एक जो बाज़गश्त हमने देखा हमारी सियासत में हमेशा से रहती है, किसी को इसराइली एजेंट कह दिया जाता है, यहूदी एजेंट किया जाता है। एक बार फिर से राना सनाउल्लाह बानी पीटीआई और उनकी जमात को जो इसराइली सियासी ब्रांड है वो कह रहे हैं, द टाइम्स ऑफ इसराइल के जो इंकशाफात हैं वो अपनी तरफ ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन वो किस तरह से पाकिस्तान की आप समझते हैं सियासत या हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर किस तरह से असरअंदाज होते हुए देख रहे हैं आप? देखें, जो गुफ्तगू पीटीआई की क़यादत कर रही है, जो पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर उनकी बराह रास्त तनकीद है, कल की तकरीर के बाद कोई शुबा नहीं रह गया कि ये बिल्कुल सियासी तौर पे कुछ समझ से बाहर हो गए हैं और गुस्से में, एंगर में इतनी सख्त जलसे के मेन मुकर्रिर यानी वजीर आला केपी ने की है। तो उनकी अपनी हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे और मेरा ख्याल है जो डील थी वो भी सब खत्म हो जाएगी और आपको और हमें आने वाले दिनों में ये बात वाज़े नजर आएगी कि इस जलसे के मुज़मरात क्या होंगे और पीटीआई की क़यादत के लिए मजीद मुश्किलात कितनी आएंगी, कानूनी पेचीदगियां कितनी आएंगी। पर्चों के ऊपर मैं नहीं बात कर रहा, ये पर्चे तो देखे ना, जब 9 मई के ऊपर तमाम जगहों से जमानत होगी तो इन पथराव जो किया गया पुलिस पे या जलसे की टाइम की खिलाफ वर्जी की गई वो तो अदालतें 1 मिनट में उड़ा के रख देंगी, आज़ादी इजहार के नाम पे कि सियासी जमातों का हक है। इसलिए जो हमारी अदलिया है वो आम आदमी की बजाय फिर सियासी लोगों को और इस तरह के लोगों के लिए होना चाहिए इंसाफ, उन्हें अकोमोडेट मिलना चाहिए, लेकिन हर एक को अकोमोडेट करना चाहिए। जो आम आदमी है उसकी तरफ अदालतों की तवज्जो होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये 2-2 महीने की छुट्टियों की लॉजिक क्या है। गोरा जब था यहाँ पे वो जाता था बहरी जहाजों में, वो 2-2 महीने की छुट्टी करते थे। भाई आपको तो एक पूरी वीकली छुट्टी मिलती है संडे की, और सैटरडे आप वो केसेस पढ़ते हैं जो आपने फैसले किए होते हैं, आने वाले केसेस देखते हैं, यही तो आपकी जिम्मेदारी है। और कितनी छुट्टियां चाहिए? बीच में जब दिल करता है कोई भी जज चला जाता है, जब किसी जज के बच्चे की शादी होती है वहीं अदालतें चली जाती हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा हूँ, क्यों बेंच बनते हैं ऐसे मौके पे? ये अपनी छुट्टियां लें, अपने काम करें, और जब जहां बेंच बनने हैं, जब बनने हैं वहां पे केसेस सुने बड़े ठीक है। अच्छा, हम सब 9 मई की एक बार फिर से आपने बात की थी। 9 मई के वाकयात के बाद आपको क्या लगता है, क्योंकि जो उसके बाद जितने भी जलसे हुए हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातों की साख है या अगर एक हम अवामी हिमायत की बात करें उसमें आपने कितनी तब्दीली देखी है? देखिए, अवामी हिमायत की बात नहीं है, अभी बरतानिया की बात हो रही है, अमेरिका की बात हो रही है कि वहां किस तेजी से इंसाफ फराहम किया गया है जी, जब जिसने कानून को हाथ में लिया है। तो फिर आप कानून पे अमल दरामद करते हैं। अवामी हिमायत के नतीजे में क्या मुल्क को आप उस पर लटका देंगे जहां पे आज पहुंचा हुआ है? ये अवामी हिमायत तो सिर्फ बनता है काम रूल ऑफ लॉ से बनता है कि आप उनको सजा दें जो कानून को तोड़ते हैं, जो आइन को तोड़ते हैं, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जब फौज ये बार बार कहती है कि हम ए पॉलिटिकल होना चाह रहे हैं, हमें रहने दें, आप बार बार मुतालबा करते हैं नहीं हम आपसे बात करेंगे, आप ताकतवर हैं, आप इंसाफ दें, और आप हमसे पीछे हटके दिखाएं। यानी जब वो आपके साथ थे तो वो ठीक थे, जब आपके मुखालिफ हो गए तो वो जानवर भी हो गए। वो पता नहीं क्या किन किन अलकाबात के साथ उनको नवाजा गया। तो हमारे ना सियासतदान रविश बदलने को तैयार हैं। हमारे यहाँ मसाइल बहुत हैं, इंतजामिया भी, फौजी स्टैब्लिशमेंट को, अदलिया को, मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ, और मीडिया को, सबको एक एक कदम पीछे हटना होगा, बातचीत का रास्ता अपनाना होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं? आप हुकूमत की तरफ से देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, पीटीआई को देखें तो वो जलसे में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, हुकूमती शख्सियात के हवाले से हम कर लें, जिस तरह से आपने कहा वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बड़ी सतही किस्म की गुफ्तगू अलीमीन गंडापुर साहब पहले भी करते आए हैं, एक बार फिर से वो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ामात का सिलसिला है ये तो दोनों तरफ से जारी है। आपको लग रहा है कि फिर जो सियासी इस्तेहकाम की हम बार बार बात करते हैं, सियासी इस्तेहकाम को खतरा है, खतरा है, खतरा है, वो खतरा तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सालों साल गुजर चुके हैं, हम उसी मसले में, उसी भंवर में फंसकर बैठे हैं। अगले महीने हम देख रहे हैं कि चाइना के वजीर आजम पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं। हालात आपको लग रहा है कि बेहतर होंगे? सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे होगा? यही तो अलमिया है जिसमें आम बिसरा है। उसके लिए ही मैंने कहा कि सबको पीछे हटना होगा। लेकिन जो कल वफाकी हुकूमत ने एक मौका दिया था कि आप आए, जलसा करें, शराइत दी गई थी, आपको हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी कि जी जरूर इजाजत दें, तो उन्होंने उस हिदायतनामे का, उस इजाजतनामे का क्या असर किया? पॉलिटिकल कुव्वतों को कल अपने लोगों को जज्बाती करने के लिए बहुत सारे हुनर आजमाए जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या इदारों को ही दशनाम का निशाना बनाना, पर्सनैलिटीज को, जातियात के ऊपर, उनके ऊपर कीचड़ उछालना, क्या इससे कोई हल हो सकता है? नहीं हो सकता। यही बात पीटीआई ने गंवाई है। इतने अरसे के बाद उन्हें एक फ्री हैंड मिला था जलसे के लिए, चाहे वो रूट लंबा कितना था, कहीं पे वो रूट बंद नहीं था। हर जगह से वो जो रास्ते बताए गए थे, पीटीआई की क़यादत खुद सोशल मीडिया पे बता रही थी तमाम रास्ते खुले हैं,
तो उस एक रास्ते के खुलने से उन्हें बाकी रास्ते और चैनल खोल लेने चाहिए थे, इन्होंने वो बंद कर दिया। लेकिन आमिर साहब फिर दूसरी तरफ तलाल चौधरी भी फिर यही कह रहे हैं कि पीटीआई के जलसे का जो मकसद था वो तो हमने देखा कि कल क्या कुछ हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं मकसद जो है वो सिर्फ एक मुजरिम को सजाओं से मुआफी दिलाना है। तो आपको लग रहा है कि फिर इस तरह के जो जलसे जुलूस हैं वो आगे भी कंटिन्यू होंगे, इजाज़त मिलती है नहीं मिलती है, मजीद मामले आपको फिर लग रहा है ख़राब होंगे? जैसे